नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का एग्जाम आपका हो चुका है। अब आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो आता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, जिसका एग्जाम आपका जुलाई में है। और इसमें जो जीके पेपर 1 है जो सबके कॉमन आता है, उसमें बहुत सारे नए टॉपिक्स जुड़े हैं। उन नए टॉपिक्स की अपनी जो क्लास है वो पहले देखते आ रहे हैं और 7-8 टॉपिक्स अपने हो चुके पहले। और आज अपन एक और नया टॉपिक जो जुड़ा है वो स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है आपका नागरिकता। ठीक है, और इतना अच्छा लेवल से करवाया जाएगा कि इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि इस क्लास से बाहर कुछ चीज आने के चांस रहेंगे। थोड़ी बड़ी क्लास होगी लेकिन बहुत अच्छे तरीके से अपन जानेंगे। सबसे पहले नागरिकता की बात करें, इसका जो है वर्णन संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में मिलता है। नोट्स थोड़े शॉर्ट टाइप्स में लिखूंगा लेकिन आपको अच्छे से बताऊंगा। तो नागरिकता का प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अंदर है। और अगर भाग की बात करें तो यह भाग 2 में वर्णित है। किसमें? भाग 2 में वर्णित है। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 5 को। अनुच्छेद 5 को देखेंगे। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसे थी, यानी कि जब संविधान लागू हुआ उस समय नागरिकता के क्या प्रावधान थे। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो देखो, जब संविधान लागू हुआ उस समय जो है क्या प्रावधान किए। सबसे पहले जो है वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। वह व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति का मतलब कोई भी हो सकता है, नागरिक का मतलब उस देश का वासी। ठीक है, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब क्या क्या शर्त दी थी? नागरिक होगा। अनुच्छेद 5 कहता है ये सबसे पहली बात तो कि यदि भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। एक तो ये बात, जन्मा हो। दूसरी बात जो है उसके माता पिता में से, डायरेक्ट लिख रहा हूं, किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो। भारत के राज्य क्षेत्र में, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना बस। तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता जो है उसके क्या क्या जो है पूरे प्रावधान थे अनुच्छेद 5 के अनुसार कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो या उसके माता पिता में से कोई भी एक जो है भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। इसके अलावा यदि संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व से वह भारत के जो है राज्य क्षेत्र में निवास करता हो। मतलब संविधान के समय यह था कि संविधान लागू से 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो। भारत में या भारत के राज्य क्षेत्र में, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो। यह प्रावधान क्या हुआ? संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 5 में किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक है तो वो क्या होगा? यदि तो वो भारत में जन्मा होगा, यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ होगा, या फिर संविधान लागू होने से कम 5 वर्ष पूर्व वह भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो। मतलब अगर संविधान जो है आपका जिस दिन से लागू हुआ था, जैसे 1950 में लागू हुआ था, उससे 5 वर्ष पूर्व कम से कम, यानी कि लगभग 1945 के आसपास से या उससे पहले से वो भारत में रह रहा है। ठीक है, ये कम से कम 5 वर्ष है, तो वो जो है आप क्या होगा? भारत का नागरिक माना जाएगा। ये अनुच्छेद 5 कहता है। अब बात आती है अनुच्छेद 6 की। किसकी बात आती है? अनुच्छेद 6 की। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन अच्छे से बताएंगे आपको। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो भारत का हिस्सा हुआ करता था, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के क्या प्रावधान है वो अनुच्छेद 6 कहता है। व्यक्तियों की नागरिकता, ये मैं आगे पढ़ाऊं उससे पहले मैं बता दूं कि अपना एक ऐप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका नाम है आपका परफेक्ट मॉक। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वरना आप जो है प्ले स्टोर पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, परफेक्ट मॉक बाय जीवा स्टडी आ जाएगा। और इस पर अपनी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज। ठीक है, 55 टेस्ट मात्र और मात्र 249 रुपए में मिल रहे हैं, जिसमें डेमो टेस्ट एकदम फ्री है। अब ये मत सोचना कि 1 लाइनर क्वेश्चन है
एकदम आरपीएससी का जो लेवल होता है ना कि कथन कारण वाले, जैसे आपके थर्ड ग्रेड में अभी आए उस लेवल के क्वेश्चन है। क्योंकि डेमो टेस्ट इसलिए ही फ्री दिया है कि किसी को ये ना लगे कि जो है अंदर जो है वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, एकदम पूरे डिटेल वाले क्वेश्चन है। तो डेमो टेस्ट आप जाकर फ्री देख सकते हैं। खरीदे या नहीं खरीदे वो आपकी बात की बात है, लेकिन डेमो टेस्ट एक बार जरूर दें, क्योंकि 55 टेस्ट इतने कम रुपए में कहीं नहीं मिलेंगे और लेवल आप जाकर खुद देख सकते हो। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 कहता है कि भारत जो पाकिस्तान से बाहर तो आने वाले व्यक्ति हैं उनकी नागरिकता के क्या प्रावधान है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से भारत आता है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति भारत आता है तो इसके प्रावधान क्या किए गए हैं कि सबसे पहले तो वो व्यक्ति जो है, जो भी आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो वो व्यक्ति स्वयं, ठीक है, या उसका माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक, कम से कम कोई एक में से कोई एक, ठीक है, या उसके दादा दादी में से कोई एक, कोई एक, ठीक है, ये देखते रहना आप। इसके अलावा नाना नानी में से कोई, नाना नानी में से कोई एक, ठीक है। मतलब अगर कोई नागरिक अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता कब दी जाएगी कि वो पाकिस्तान से भारत आने वाला नागरिक या तो खुद, या माता पिता में से कोई एक, या दादा दादी में से कोई एक, या नाना नानी में से कोई एक जो है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में निवास करता हो, परिभाषित भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी या भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। मतलब क्या हुआ, क्षेत्र में जन्मा हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता के प्रावधान यही है कि वो तो या तो खुद या उसके माता पिता में से एक, या दादा दादी या नाना नानी में से कोई भी एक, भारत शासन अधिनियम 1935 जो 1935 में लागू हुआ था, उस समय जो भारत का राज्य क्षेत्र था उसमें बलूचिस्तान भी था, उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा था, उसमें जन्मा हुआ होना चाहिए। यह कहता है आपका अनुच्छेद 6। अब बढ़ते हैं आगे अनुच्छेद 7 में। अब अनुच्छेद 7 है ना, वो एक अलग ही सिस्टम कहता है अनुच्छेद 7, क्योंकि विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चले गए थे कोई, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता अगर वो वापस आ जाते हैं या वहां चले जाते हैं तो क्या होता है, भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, वालों की नागरिकता, शॉर्ट में जो है सरल भाषा में लिख रहा हूं, वालों की नागरिकता। वैसे जो है इसको कहते हैं, मतलब एकदम संविधान की भाषा में कहे तो पाकिस्तान को परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का क्या अधिकार है, वालों की नागरिकता का अधिकार। यह अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 6 का उल्टा है, 6 पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, अब बाहर से जो पाकिस्तान परिवर्तन कर जाते हैं या चले जाते हैं उनकी नागरिकता का क्या प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित है। तो सबसे पहले जो अनुच्छेद 5 और 6 है आपका, अनुच्छेद 5 व 6, ठीक है, इसमें अगर कोई प्रावधान है किसी भी, जो अनुच्छेद 5 और 6 उसके अंदर किसी भी प्रावधान के होते हुए भी मतलब अगर कोई व्यक्ति एक बार भी पाकिस्तान चला गया ना, फिर अनुच्छेद 5 और 6 उस पर लागू ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ कह रहे हैं कि अनुच्छेद 5 व 6 के किसी भी प्रावधान के होते हुए भी उसकी नागरिकता के अलग रूल होंगे कि अगर कोई व्यक्ति, अब डेट याद रख लेना, 1 मार्च 1947 के बाद, 1 मार्च 1947 के बाद जो है अगर भारत से पाकिस्तान चला गया विभाजन में, मतलब भारत से कहां चला गया, पाकिस्तान चला गया, तो अब इसकी नागरिकता के क्या प्रावधान है वो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। ठीक है, अगर भारत से पाकिस्तान चला गया तो वो भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, नागरिक नहीं समझा जाएगा। ये ध्यान में रख लेना। मतलब कि भले ही वो अनुच्छेद 5 और 6 में से कोई एक बात को जो है फुलफिल कर रहा होगा नागरिकता के लिए, लेकिन वो अगर भारत से पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद में गया है तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन यदि वो वापस लौटता है तो उसको भारत का नागरिक माना जा सकता है। अब एक और इसमें जो है अपवाद दिया गया है कि वो अगर पुनः लौट आता है तो उसको नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है, नागरिकता
मिल सकती है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, आवेदन से ठीक पूर्व 6 माह में भारत का निवासी रहो। जब भी वो आवेदन करें, आवेदन से 6 माह पूर्व से भारत का निवासी होना चाहिए। मतलब अगर कोई इस हिसाब का केस है, वो अगर भारत का जो है, एक बात और मैं बता दूं कि अगर मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, वो अगर आपको सही नहीं लग रहा तो अपन पीडीएफ बना के भी पढ़ा सकते हैं। तो अनुच्छेद 5 और 6 में कोई प्रावधान होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान जाता है तो उसको भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, और अगर वो पुनः लौट आता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आवेदन करने से 6 माह पूर्व से उसको भारत में रहना ही होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है अनुच्छेद 8। कौन सा आता है आपका? अनुच्छेद 8 आता है। अनुच्छेद 8, ये पढ़ाने का तरीका कैसा है वो बता देना, अगर सही नहीं लगेगा तो पीडीएफ के हिसाब से अपन पढ़ा देंगे। अब है कि भारत के बाहर जो भारतीय मूल के व्यक्ति है उनकी नागरिकता की क्या शर्त है? अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर भारतीय मूल निवासियों की, क्योंकि पाकिस्तान तो अपना ही था, ठीक है, तो उसमें तो अलग सिस्टम था। भारत से बाहर भारतीय, जो आपके भारतीय मूल के प्रवासी हैं, के व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार, ये इस वर्णन है। क्योंकि कई बार पूछ लेंगे डायरेक्ट कि किस में वर्णन है, तो अनुच्छेद जो है किस में, ये आपका अनुच्छेद जो है 8 में है कि भारत के बाहर जो भारतीय मूल के व्यक्ति रहते हैं उनकी नागरिकता के क्या प्रावधान है आपके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक, ठीक है, एक मोटा कर लेता हूं, ठीक है, माता पिता में से कोई एक, इसके अलावा जो है दादा दादी में से कोई एक, दादा दादी में से कोई एक, या फिर नाना नानी में से कोई एक, नाना नानी में से कोई एक। वापस देखना कि कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935, वही बात आ गई, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित भारत के राज्य क्षेत्र में रहता हो, भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, मतलब राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वो क्या होगा? भारत का नागरिक मतलब बन सकता है, उसको आवेदन कर सकता है, ठीक है। ऊपर अपन जो भी पढ़कर आए हैं उसके बाद में अनुच्छेद 8 क्या आता है कि पाकिस्तान को भूल जाओ। बात आती है कि भारत के बाहर का अगर कोई भारतीय मूल का व्यक्ति है उसको नागरिकता के क्या अधिकार है, तो उसके माता पिता में से कोई एक, उसके दादा दादी में से कोई एक, उसके नाना नानी में से कोई एक, भारत शासन अधिनियम 1935 में जो वर्णित भारत का राज्य क्षेत्र है जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह जो भी शामिल था उस समय, उसके अंदर जन्मा हुआ होना चाहिए। तो वो व्यक्ति क्या है? भारत की नागरिकता के अधिकार मतलब अधिकारी होगा अगर वो चाहे तो, ठीक है। अब आता है आपका जो है भारत जो है अगला जो है अनुच्छेद 9। कौन सा? अनुच्छेद 9। अब अनुच्छेद 9 और 10 है ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी, अर्थात भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता है। क्या नहीं करता? भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता, संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता। मतलब क्या हुआ? प्रदान नहीं करता। मतलब कई देश जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि मान लो कि कोई देश होता है जिसमें 2 नागरिकता अलाउ होती है, जैसे कोई कनाडा का निवासी है, वो क्या कनाडा का नागरिक भी हो सकता है, साथ में यूएसए का भी नागरिक हो सकता है, वहां दोनों जगह ही अलाउ है। लेकिन भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से क्या करे, जो है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो क्या होगा? उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। यह बात ध्यान में रख लेना। अनुच्छेद 9 इंपोर्टेंट बनता है, समाप्त हो जाएगी। यह जो है
ध्यान रखना कि अनुच्छेद 9 कहता है कि भारतीय संविधान दोहरी नागरिकता प्रदान ही नहीं करता। कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये आपका कहता है अनुच्छेद 9, ये इंपॉर्टेंट बनता है। अब जो है आपका अनुच्छेद 10, ये अगले जो 2-3 अनुच्छेद है यहां से क्वेश्चन बनने के चांस है, क्योंकि पहली बार ये टॉपिक आपके जुड़ा है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना, कि किस हिसाब से जो है नागरिकता बनी रह सकती है। तो नागरिकता का बना रहना। ये क्लास जो है आपकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, और वैसे अपन दो पार्ट में देख लेंगे अगर कुछ ज्यादा ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि स्कूल का टाइम भी मैनेज करना होता है, जाना होता है स्कूल। अब देखो, संविधान के उपबंधों के अनुरूप अगर कोई भारतीय नागरिकता मिली हुई है तो संसदीय विधि के अधीन बनी रहेगी, इसे समाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब कि संविधान के उपबंधों के अनुरूप मिली हुई भारतीय नागरिकता संसदीय विधि के अधीन बनी रहेगी, ठीक है, ये ध्यान में रखना आपको। मतलब संविधान के उपबंधों के अनुरूप जो नागरिकता मिली है, मतलब ऊपर जो अनुबंध दिया उनके अनुरूप, तो वो संसदीय विधि के अधीन बनी रहेगी। इसकी नागरिकता जो है इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। मतलब जो है इसे समाप्त नहीं कर सकता कोई, इसे समाप्त नहीं कर सकते। मतलब स्वेच्छा से त्याग सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान में रखना है। ये था आपका अनुच्छेद 10। अब आता है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो आपकी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संसद के पास होती है। नागरिकता संबंधी जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, बची हुई अवशिष्ट शक्तियां वो संसद को दी गई है। अब क्या मतलब हुआ, इसको संसद को जो है दी गई है। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि संविधान ने तो बता दिया कि नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी, ऊपर अपन देख चुके कि नागरिकता कैसे कैसे मिलेगी, लेकिन संविधान के इस जो वर्णित नहीं है कोई चीज, उस मतलब जो अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां हैं जो अपनी वर्णित नहीं है संविधान में, वो सारी शक्तियां संसद को दी गई है। संसद अपने हिसाब से चला सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। जैसे संसद ने बहुत सारे जो है क्या बनाए हैं, इन पर कानून बनाए हैं, ठीक। मतलब संसद इनके अलावा अगर जो संविधान में लिखा है उनको जो है संविधान संशोधन बिना नहीं बदल सकता, लेकिन इनके अलावा जो है बहुत सारे नियम बना सकता है। जैसे बहुत सारे नियम आए भी हैं, नागरिकता अधिनियम है, जैसे इनका उदाहरण है अधिनियम 1955, ठीक है। ये अधिनियम जो है 26 जनवरी 1950 के बाद के जो नागरिकता संबंधी उल्लेख है उनको बताता है। यानी कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था के बाद के नागरिकता संबंधी प्रावधान है इसमें। किसमें? नागरिकता अधिनियम 1955 में। क्योंकि जो ऊपर दिए गए हैं वो संविधान से पहले के सिस्टम के हिसाब से है, या फिर जो है भारत में जन्मा हो उसके हिसाब से। लेकिन जो संविधान लागू होने के बाद में जो नागरिकता है वो किस हिसाब से चलेगी, इस पर संसद ने कानून बना रखा, नागरिकता अधिनियम 1955। क्योंकि अनुच्छेद 11 के अनुसार कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के अनुसार बनाया गया है, तो अनुच्छेद 11 के कारण कि अवशिष्ट शक्तियां संसद को दी गई थी इस अनुच्छेद के तहत। अब जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है, यहां से क्वेश्चन बनने के जो चांस रहते हैं, नागरिकता अधिनियम 1955। अब आरपीएससी जो क्वेश्चन पूछी उस हिसाब से इसमें 6 बार संशोधन हो चुका है। 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार संशोधन हो चुका है इसमें। अब जो 6 बार संशोधन हुआ है, कब कब हुआ ध्यान में रख लेना। 1986, 1992, 2003, क्वेश्चन कहीं से भी टपक जाते हैं आपको पता है, 2005, 2015 और 2019। ये जो है 6 बार इसमें संशोधन आज तक हो चुका है। अब थोड़ा सा इसको जान लेते हैं अच्छे तरीके से। जो नागरिकता का अर्जन है वो कैसे कर सकता है नागरिक इस अधिनियम के अंतर्गत? नागरिकता का अर्जन जो आपका नागरिकता अधिनियम 1955 है उसके अंतर्गत जो है व्यक्ति जन्म, वंश कर्म,
ठीक है, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, और एक जो है आपका, एक मिनट, प्रकटीकरण। इनको अच्छे से जानेंगे अपन, टेंशन मत लेना, नाम याद रख लेना बस। और क्षेत्र संविष्टि, ये 4 नाम जो है या 5 नाम है, इनको याद रख लेना। ये आधार हैं किसके? नागरिकता के। किसके अंतर्गत? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति भारत के नागरिकता कब अर्जन कर सकता है? इन सभी के अनुसार। अभी अपन देख लेते हैं एक एक को। सबसे पहले अपन बात करते हैं जन्म के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे होगा? सबसे पहले कि भारत में जन्मा हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं, क्या होगा? भारत में जन्मा हो। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा बात है कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वापस सही से देख लेना, में से कोई भारत का नागरिक हो, यह बात है। भारत में जन्मा हो का कोई मतलब नहीं है, कोई भारत का नागरिक हो में से कोई एक भारत का नागरिक हो, मतलब उसको भारत की नागरिकता होनी चाहिए, माता पिता में से एक नागरिक हो। ऐसा नहीं है कि वो माता पिता भारत में जन्मे हो, वो अलग बात होती है। जन्म लेना अलग है, नागरिक होना अलग बात है। तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा माता पिता में से कोई एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यह भी ध्यान में रख लेना, क्योंकि कई बार क्या होता है, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यह तो चल जाता है, ठीक है, लेकिन कोई दूसरा जो है वो अवैध प्रवासी ना हो। मतलब माता पिता में से कोई एक तो भारतीय हो, एक भारतीय हो, लेकिन दूसरा अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, अवैध प्रवासी ना हो। यह बात भी पहले कह दी। मतलब क्योंकि अगर ये लाइन नहीं डालते तो इसमें अगर कोई माता पिता में से एक भारत का नागरिक है और दूसरा अवैध प्रवासी है तो भी वो उसका बेटा जो है भारत का नागरिक कहलाता, लेकिन अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो दूसरा बनता है वो बनता है वंशक्रम। वंशक्रम के आधार पर। वंशक्रम का क्या आधार रहता है कि विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति, विदेश में जन्मा कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता कब ले सकता है? जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। माता पिता में से कोई एक भारतीय हो, कोई एक भारतीय हो। ठीक है, दूसरी बात जो है जन्म के, मतलब ऐसा नहीं कि भारतीय होने से काम चल जाएगा। जन्म जैसे जन्म हो एक बच्चे या का, तो जन्म के 1 वर्ष के अंदर के भीतर जो है आपको भारतीय कॉन्सुलेट में, भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण करना होगा। कॉन्सुलेट में पंजीकरण करना होगा। मतलब क्या है? ये करना होगा। मतलब कोई विदेशी है, वो जन्मा हो विदेश में और उसका कोई भी माता पिता में से एक भारतीय है, तो भारत का नागरिक जब होगा जब उसने 1 वर्ष के भीतर ही जो है भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण किया हो। उससे बाद में जो उसको नागरिकता की यह शर्त समाप्त हो जाती है। फिर तीसरा आता है पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण द्वारा। अब पंजीकरण द्वारा कैसे होता है? पंजीकरण द्वारा जो सबसे पहले इसके लिए शर्त है कि पूर्व में भारत का नागरिक रहा हो। पूर्व में भारत का नागरिक रहा हो, नागरिक रहा हो, एक तो यह शर्त है। दूसरी बात जो है भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल का जो व्यक्ति है उसका पंजीकरण आवेदन, पंजीकरण आवेदन से पूर्व, 1 मिनट पेन रुक गया, पंजीकरण आवेदन से पूर्व, अब यहां ध्यान में रख लेना 7 वर्ष भारत में रहा हो। 7 वर्ष भारत में रहा हो, भारत में रहा हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, पिछले 1 वर्ष से निरंतर रह रहा हो, वर्ष से निरंतर रह रहा हो, निरंतर रह रहा हो। समझ में आ गया आपके कि कोई भी व्यक्ति पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता कैसे ले सकता है? इसके लिए शर्त है कि वो पूर्व में भारत का नागरिक रहा हो और भारतीय मूल का कोई व्यक्ति पंजीकरण आवेदन से पूर्व 7 वर्ष तक, यानी कि लगातार 7 नहीं, कभी भी 7 वर्ष तक रहा हो और पिछले 1 वर्ष से निरंतर यानी लगातार रह रहा हो। फिर आते हैं क्षेत्र संविष्टि। क्षेत्र चौथे नंबर पर आती है क्षेत्र समविष्टि। इसमें क्या सिस्टम है वो मैं बता देता हूं आपको। इसमें होता है आपका कि कोई भी भारत
जो है भारत जो है किसी क्षेत्र को अगर खुद में मिलाता है, जैसे आगे गोवा को मिलाया था, उससे पहले अलग अलग राज्य जो पहले भारत का हिस्सा नहीं हुआ करते थे उनको जो है भारत में मिलाते हैं, तो भारत में मिलाए गए जो है ना, मिलाए गए क्षेत्र इनको, इनके जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग, उनको केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके, केंद्र सरकार क्या कर सकती है, अधिसूचना जारी करके भारत का नागरिक घोषित कर सकती है, जारी करके नागरिक घोषित कर सकती है, नागरिक घोषित कर सकती है। ये होती है क्षेत्र संविष्टि। और फिर आता है पांचवा जो नंबर आता है आपका, वो आता है प्रकृतिकरण या प्राकृतिकरण, प्राकृतिकीकरण। अब ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है। इसमें कोई बाहर का व्यक्ति अगर भारत का नागरिक बनना चाहता है तो भारतीय नागरिकता प्राप्त जो भी करता है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद जो है, जो पहले उसके पास जो भी थी, अपने देश की नागरिकता त्यागने की शपथ लेनी होती है, देश की नागरिकता त्यागने की शपथ लेनी होती है, प्रकृतिकरण के अनुसार कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे अपने देश की जो है नागरिकता त्यागने की शपथ लेनी होती है। दूसरी शर्त होती है कि इसमें कोई भी जो व्यक्ति है वो पिछले 14 वर्ष से भारत में रह रहा हो, प्रकृतिकरण में बात करें भारत में रह रहा हो, यह भी ध्यान में रखना है, या भारत जो है सरकार की किसी सेवा में हो, बाहर का व्यक्ति भारत सरकार की सेवा में हो, यह आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो है 5 जो तरीके नागरिकता अर्जन के, किसके अनुसार, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, भारत जन्म, वंशक्रम, पंजीकरण, प्रकृतिकरण और क्षेत्र संविष्टि, उनको अपन अच्छे से देखा। अब आप जो है कमेंट करके ये बताना कि क्लास ऐसे ले अगले पार्ट की या फिर जो है पीडीएफ बना के ले। तब तक चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।